तो गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में इरिवर्सिबल प्रोसेस तक रिवाइज किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड विद नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला है आइसोथर्मल, फिर है आइसोबारिक, फिर है आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ये चारों प्रोसेस का फ्लो हमेशा याद रख लो, सेम फ्लो है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो रट्टाफिकेशन बंद करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग इट डाउन। इंट्रोडक्शन मतलब प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके बाद FLOT फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। उसके बाद उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये 4 चीजें आपको करनी है चारों प्रोसेस में। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एज यू नो, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which temperature remains constant is known as isothermal process। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, since temperature is constant, which means derivative of temperature मतलब change in temperature is 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है, डेल्टा टी इज 0। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बचे हुए 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज होंगे, क्योंकि टोटल हम कितने थर्मोडायनामिक वेरिएबल की बात करते हैं, 3, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। एंट्रोपी आप केमिस्ट्री में ही डिस्कस करोगे, फिजिक्स में एंट्रोपी का नाम नहीं आएगा। तो हमारे पास 3 ही थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है, जिसको आप स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हो, जिसको आप प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी बोलते हो। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज। और क्योंकि डेल्टा टी 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है, राइट। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है। देन मैंने आपको बताया था इसके बाद सेकेंड स्टेप दैट यू शुड डू इज फाइंड आउट वर्क डन। तो हमको ऑलरेडी पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, DW विच इज PdV। मेरे पास अगर एक कंटेनर है, और याद रखो यहाँ पे कंटेनर में गैस, और गैस के ऊपर कंटेनर में पिस्टन। तो कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल, massless and frictionless piston. In this case, the walls of the container are conducting. So in case of isothermal process, walls should be conducting. मैं वापस बता रहा हूँ, in case of isothermal process, walls should be conducting। क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना, आप बोलते हो आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर तो वॉल्स कंडक्टिंग क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए समझ लो। ये हमारे पास एक कंटेनर था, सपोज मैंने इस पिस्टन को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क डन क्या जनरेट करेगा, हीट। लेकिन हीट जनरेट हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने देना है क्या, नहीं। तो जो हीट जनरेट हुआ उसको कहाँ जाना है, बाहर। बाहर जाएगा कहाँ से, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से। तो जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर ही नॉन कंडक्टिंग हो गए तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक। तो यहाँ पे वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग, ये क्राइटेरिया हमेशा फिक्स है, पता होना चाहिए। देन हमको क्या चाहिए, वर्क डन। हमने क्या किया, हमारे पास एक सिलेंडर था, इसमें एक पिस्टन था, इस पिस्टन को हम लोग मूव कर रहे हैं ऊपर, तो वॉल्यूम चेंज होगा। द वॉल्यूम विल गो फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम। तो हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन, यू कैन फाइंड आउट वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर DW फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू। लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, PdV फ्रॉम इनिशियल टू, पीस नहीं है कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग, मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रेशर को बाहर नहीं निकालना अनलेस इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। PV इक्वल टू nRT, P इक्वल टू nRT बाय V, देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल P क्या है, nRT बाय V। N constant, R constant, T भी constant, from initial volume to final volume dV by V, log of V। तो इंटीग्रेशन dV by V होता है log of V, therefore work done W equal to nRT, natural log of V from initial volume to final volume, therefore
Therefore, you have nRT, natural log of V final minus natural log of initial. Log of A minus log of B होता है log of A upon V, VF by VI. तो ये आ गया आपके पास वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला नंबर 1. नंबर 2 भी है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है, अगर आपको प्रेशर लिखना है तो एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ पी इनिशियल बाय पी फाइनल, ये आ गया वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. फिर इसके बाद मैंने बोला फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FLOT. तो इसके बाद आप क्या करोगे, फ्लोट मतलब जो भी हीट आप सिस्टम को सप्लाई करते हो, कल ही देखा था, वो हीट दो काम करता है, या तो इंटरनल बढ़ाता है या फिर वर्क करता है. तो डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस W. लेकिन यहाँ पे डेल्टा U क्या है, 0 है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. मतलब कौन चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ. तो जितना भी हीट तुमने सप्लाई किया उसने एक ही काम किया, क्या किया, वर्क किया. तो एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय इनिशियल. इसके बाद लास्ट में ड्रॉ कर देना क्या, पीवी डायग्राम. तो जब भी यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक इनिशियल स्टेट दिखाओगे, एक फाइनल स्टेट दिखाओगे. ए क्या है, इनिशियल स्टेट है, बी क्या है, फाइनल स्टेट है. और अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एरो जाएगा ए से बी, कंप्रेशन हो रहा है तो बी से ए. तो मैं फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्सपांशन. और ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो इस ग्राफ को नाम है आइसोथर्म. क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्म. हो गया, दैट इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस. इसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस. अ प्रोसेस, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट occurs or that takes place at constant pressure is known as isobaric process. तो पहले ये डेफिनेशन देखना चाहिए, उसके बाद बोलना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर 0 है, राइट, करेक्ट. प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है. फिर इसके बाद आ जाओगे वर्क डन पे. वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम पीडीवी, डीडब्ल्यू मतलब पीडीवी. इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वी. तो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क डन इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. उसके बाद फिर फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. W तो मिल गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेल्टा U. डेल्टा U इज NCV/dt. डेल्टा U इज NCV/dt, डेल्टा Q इज NCP/dt. वो हम डिराइव करेंगे. अभी ये तो पता होना ही चाहिए आपको. दिस इज समथिंग यू शुड नो. दिमाग में फिट कर लो. चेंज इन एनर्जी NCV/dt. डेल्टा टी बोलना डेल्टा टी बोलो, dt बोलना dt बोलो, आपकी मर्जी. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा Q इक्वल टू NCV/dt प्लस वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन, PV फाइनल माइनस V इनिशियल. तो इफ यू रिमेंबर जैसा कुछ है नहीं, dt इज T फाइनल माइनस T इनिशियल प्लस PV फाइनल, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, V इक्वल टू NRT बाय P, NRT बाय P, NRT बाय P, NRT बाय P माइनस NRT बाय P. तो क्या हो गया, 0. 0 नहीं होता है इधर. क्यों नहीं होता है, तुम जब V फाइनल लिख रहे हो तो T फाइनल लिखोगे. क्या लिखोगे, T फाइनल. अरे इतना स्लो होके कैसे चलेगा. PV इक्वल टू NRT, V इक्वल टू NRT बाय P, V फाइनल इक्वल टू NRT फाइनल बाय P, और V इनिशियल इज NRT इनिशियल बाय P. तो यहां से सेकेंड टर्म में से कौन कॉमन निकल गया, बताओ. NR बाय P, NR बाय P.
पहले टर्म में क्या था, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, फिर यहाँ पे कौन कॉमन आ गया, NR/P, और ये P कैंसल हो गया, तो अंदर कौन बचा, TF माइनस T इनिशियल। तो इन दोनों में से भी कौन कॉमन आ गया, N आ गया, T फाइनल माइनस T इनिशियल आ गया, पहले में कौन बच गया, माइनस कैसे, प्लस R, CV प्लस R, व्हाट इज CV प्लस R, CP, तो NCP T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो NCP dt। तो यही तो बोला था मैंने, डेल्टा Q इक्वल टू NCP dt। तो आइसोबारिक में तुमको प्रूव ही ये करना है, तो अगर आ गया राइट एंड नोट एन आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू प्रूव दिस। उसके बाद पीवी डायग्राम, इसके बाद आ जाएगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा आएगा, ये आएगा इनिशियल स्टेट ए, ये आएगा फाइनल स्टेट बी, ये इनिशियल वॉल्यूम बी आई, ये फाइनल वॉल्यूम बी एफ, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। गुड। इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। A process that occurs at constant volume is known as isochoric process. So isochoric process, a thermodynamic process which occurs at constant volume is known as isochoric process. Volume constant तो change in volume zero, तो work done is zero, क्योंकि work done is PdV। तो जब V constant तो dV zero है, तो work done is zero, work done आ गया zero। उसके बाद क्या, फ्लोट, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये जीरो है, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U, लेकिन डेल्टा U क्या होता है, NCV dt होता है। हो गया, डन, इतना ही लिखना है इसमें, इसमें और कुछ है नहीं लिखने ऐसा, यहाँ तक ही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद पीवी डायग्राम है, P और V डायग्राम है, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये A इनिशियल स्टेट था, ये B फाइनल स्टेट है। अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो A टू B एरो है, प्रेशर बढ़ रहा होगा तो B टू A। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे प्रेशर के साथ टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे-लुसाक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। जहां प्रेशर कांस्टेंट हो वहां पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। गुड। अब एक लास्ट टाइप का प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस है। क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो, the process that occurs very slow, they are known as quasi static processes. एडियाबैटिक, ये सडन प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक को एडियाबैटिक नहीं बोलते हुए सडन भी बोलते हैं। जैसे टायर का फटना, टायर सडनली बर्स्ट हो गया, दैट इज सडन प्रोसेस। उसमें आपका ना बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ना चार्ल्स लॉ होता है, ना गे-लुसाक्स लॉ होता है, तो वहां पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं चलेगा, वहां पे V प्रोपोर्शनल टू T नहीं चलेगा, वहां पे P प्रोपोर्शनल टू T भी नहीं चलेगा, तो वहां के इक्वेशंस अलग होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपने एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में वॉल्स ऑफ द कंटेनर और सिलेंडर आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही ये है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इनफैक्ट आई वुड से कि थर्मोडायनामिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है, लिखना तो बहुत ज्यादा है। फिर thermodynamic process in which no exchange of heat is allowed is called as adiabatic process। मतलब heat content remains constant, मतलब change in heat is zero, बराबर। लेकिन इस प्रोसेस में this is a process which is sudden process, hence Boyle's law, Charles law, गे-लुसाक्स law, मतलब ideal gas equation is not applicable here। यहाँ पे एप्लीकेबल कौन है, PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम PdV।
और एक चीज याद रखना, ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जैसे तुमने पहले 3 प्रोसेस में क्या बोला, आपने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग, मतलब 3 में से एक कांस्टेंट है। फिर आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा V इज प्रोपोर्शनल टू T, बराबर। फिर आपने बोला कि V कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो तीनों में से एक को तुमने क्या रखा, कांस्टेंट। ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीनों स्टेट वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो सकते हैं। तो नन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट हियर, ओके। तो P कांस्टेंट नहीं है तो इंडक्शन के बाहर नहीं आएगा। तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू डिराइव। रट्टा मार के कितना मारोगे ना, काम मार मार के थोड़ा सोच लो। फिर प्रेशर चेंजिंग है, वॉल्यूम चेंजिंग है, तो अभी मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा, मुझे यहाँ से प्रेशर क्या मिलेगा, C अपॉन वी रेज टू गामा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वर्क डन इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल। तो C अपॉन वी रेज टू गामा डीवी, C कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है, तो दिस इज इक्वल टू C कांस्टेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल V रेज टू माइनस गामा डीवी। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे पास x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये v रेज टू माइनस गामा का फॉर्मूला आएगा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इज 1 माइनस गामा, V raised to 1 minus gamma V initial to V final, upper limit minus lower limit. Therefore, work done W equal to C upon 1 minus gamma V final 1 minus gamma minus V initial 1 minus gamma. ये आ गया पहला इक्वेशन ऑफ वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जो चलेगा नहीं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू पता है क्या तुमको, नहीं पता, तो तुमको कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं, इसके लिए चलेगा नहीं। इसको देखो, देखो द रीजन इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक पीवी डायग्राम होता है, पी और वी डायग्राम है, मतलब तुमको पी का इनिशियल और वी का इनिशियल, पी का फाइनल और वी का फाइनल मिल सकता है, दैट इज द आइडिया। तो तुम कांस्टेंट के टर्म में लिख क्यों रहे हो, फिर ब्रिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पीवी, पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल। तो क्या करेंगे, इस सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस गामा सी वी रेज टू गामा सी वी फाइनल रेज टू 1 माइनस गामा सी वी इनिशियल रेज टू 1 माइनस गामा। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने क्या लिखा, पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोल दो ना पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेज टू गामा इक्वल टू सी। अब दो सी है, जो फाइनल के साथ है उसकी जगह पे पी फाइनल वी फाइनल, जो इनिशियल के साथ है उसके साथ पी इनिशियल वी इनिशियल वाला टर्म आ जाएगा। तो देयरफॉर यू विल हैव वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये सी मतलब पी फाइनल वी फाइनल रेज टू, और बचा हुआ वी फाइनल रेज टू 1 माइनस गामा माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू गामा, और यहाँ पे 1 माइनस गामा। जब बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो वी फाइनल गामा प्लस 1 माइनस गामा गामा गामा, तो वी फाइनल रेज टू 1, यहाँ पे पी इनिशियल वी इनिशियल हो गया। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि तुमको पीवी डायग्राम से पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल वी इनिशियल मिल जाएगा। समटाइम्स तुमको बताया होता है टेम्परेचर, क्या बताया होता है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, बराबर। तो पी फाइनल वी फाइनल एंड पी फाइनल। अब आप बोलोगे पहले तो पता था कि आइडियल गैस इक्वेशन चलता नहीं है, फिर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आइडियल गैस इक्वेशन चलता है लेकिन इंडिविजुअली बॉयल्स चार्ल्स एंड गेल-लुसाइल्स लॉ नहीं चलता है। तो आप ऐसा नहीं कि तुम एडियाबैटिक में आइडियल गैस, तो तुमने आइडियल भरा ना अंदर, तुमने सिस्टम के अंदर सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस लिया, आइडियल, सिर्फ तुमने प्रोसेस को क्या किया, सडन किया। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाइल्स लॉ इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन यू कैन स्टिल अप्लाई। तो ये आ जाएगा पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एन आर टी इनिशियल, सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओ फाइन फाइन फाइन।
तो therefore what you will have is W equal to 1/1 minus gamma nRT final minus nRT initial. Therefore W equal to nr common 1/1 minus gamma T final minus T initial. ये आ गया आपके पास वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, क्लियर। इसके बाद ये सारा अगर आइडिया क्लियर होगा तो हीट इंजन, मैं सारे टॉपिक्स नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो लेंगे। हीट इंजन आर इम्पोर्टेंट। हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हीट इंजन में 3 टाइप के इंजन हमने देखे थे, जनरल हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन एंड स्टर्लिंग हीट इंजन, स्टर्लिंग साइकिल। उससे पहले हीट इंजन के बेसिक एलिमेंट्स पता होने चाहिए। टोटल है 4, आपके बुक में लिखे हैं 3, 4 को कंबाइन करके 3 लिखा है। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, तो मैं लिख दूंगा पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले वी वांट टू स्टार्ट विथ हीट इंजन। एक हीट इंजन में देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा 3 में। पहला है वर्किंग सब्सटेंस। देखो, अगर आपको कल का लेक्चर याद है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। अगर मैं 100 जूल ऑफ हीट लेता हूं तो 100 का 100 वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। मे बी 90 जूल हो जाए, मे बी 80 हो जाए, 100 नहीं होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स यू दैट heat cannot be completely converted to work. Work can be completely converted to heat, that is okay, but heat cannot be completely converted to work. अब हमको जब हीट का कन्वर्जन वर्क में करना है तो इनपुट हीट है, आउटपुट वर्क है। अ डिवाइस which takes heat as an input and converts it into work, right? That is called as heat engine. Heat engine is a device which takes heat as an input and gives work as output, mechanical work as output, that is a heat engine. तो ये हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट कैसे करता है, उसके लिए एक आपको चाहिए सिस्टम। अब तक हम नॉर्मली सिस्टम को मान के चल रहे थे गैस, अब उस गैस का नाम चेंज करके बोल दिया वर्किंग सब्सटेंस। क्यों बोला? क्योंकि डिपेंड करता है कौन से टाइप के इंजन की तुम बात कर रहे हो। हम नॉर्मली बात करते हैं 2 इंजन की, एक होता है 3 इंजन की बेसिकली। एक होता है गैसोलीन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन, एक होता है स्टीम इंजन। तो गैसोलीन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस होता है वाटर वेपर प्लस वेपर्स ऑफ पेट्रोल। डीजल इंजन में होता है वाटर वेपर मतलब एयर बेसिकली। तो एयर प्लस पेट्रोल इज गैसोलीन इंजन, वर्किंग सब्सटेंस फॉर गैसोलीन इज एयर प्लस पेट्रोल वेपर। Air plus diesel vapor is diesel engine, and purely steam, purely water vapor is steam engine. तो वर्किंग सब्सटेंस क्यों बोला, उसका रीजन था टाइप ऑफ इंजन पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा सब्सटेंस यूज करने वाले हो एज अ सिस्टम। किसी सिस्टम में, किसी इंजन में सिस्टम विल बी ओनली एयर, दैट इज ओनली स्टीम, स्टीम इंजन। किसी में होगा एयर प्लस पेट्रोल, दैट विल बी पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन। जिसमें होगा एयर प्लस डीजल, दैट विल बी डीजल इंजन। तो इसको क्या बोलोगे? वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 2, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स। हॉट रिजर्वायर को आप बोलते हो सोर्स, कोल्ड रिजर्वायर को आप बोलते हो सिंक। नंबर 3 इज सिलेंडर, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को किसी में तो भर के रखना पड़ेगा ना, कि ओपन टू एनवायरनमेंट छोड़ दोगे, उसको एक सिलेंडर में भरना पड़ेगा। तो सिलेंडर और एंड इंसुलेटिंग ब्लॉक, एंड इंसुलेटिंग स्टैंड भी बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर? अब ओवरऑल 3 टाइप के इंजन हमने देखने हैं। एक है जनरल हीट इंजन, एक है कार्नोट हीट इंजन, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार्नोट है, और एक है स्टर्लिंग इंजन। इन तीनों इंजन में इंजन का डिजाइन सेम है, और ये तीनों इंजन 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक मतलब पीवी डायग्राम पे एक तो साइक्लिक प्रोसेस दिखेगा। अभी साइक्लिक प्रोसेस क्या है मैंने कल बताया था, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। मैं बता देता हूँ वापस से। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम का एक्सिस,
मैंने कल ही बताया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल में क्या होता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, ए स्टेट से बी स्टेट तक आता एक रास्ते से है, जाता दूसरे रास्ते से है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। इनिशियल स्टेट भी ए था, फाइनल स्टेट भी ए है, राइट। लेकिन इसमें दो ही पार्ट्स है ग्राफ में, दो ही पार्ट दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे दो पार्ट्स, दिख रहे दो पार्ट्स अभी, हाँ। तो यहाँ पे दो ही कर्व है, तो ये टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन है ये। पहले आते थे टू स्ट्रोक इंजन, काइनेटिक का लूना आता था, पता नहीं अभी देखने को मिलता होगा कि नहीं। तो हंसने की क्या बात है उसमें, अरे व्हाई आर लाफिंग, दैट वाज माय फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट, नाइस व्हीकल। वो टू स्ट्रोक इंजन था। अब उसके बाद जो इंजन आए वो फोर स्ट्रोक इंजन है। फोर स्ट्रोक मतलब उसमें चार साइकिल में चार पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड एज फोर स्ट्रोक इंजन। तो हमारे पास जो तीनों इंजन की बात कर रहे हैं वो तीनों इंजन क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन है, मतलब पीवी डायग्राम में चार पार्ट्स दिखने वाले हैं। और इंजन का डिजाइन भी लगभग सेम है, तो डिजाइन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन पार्ट में आपके पास होता है एक हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर के वॉल्स और उसका बेस क्या है, इंसुलेटिंग है। क्या है, इंसुलेटिंग, मतलब हीट इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज फ्रॉम द वॉल्स एंड द बेस। हीट एक्सचेंज सिर्फ होगा कहां से, अपर सरफेस से। यहाँ तक क्लियर। ये सिर्फ डमी लाइन है, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। ये है हॉट रिजर्वायर, जिसको आप बोलते हो सोर्स। फिर आपके पास है एक सिंक, और मैंने जैसे बताया यहाँ पे सिंक भी सेम ही है। बेस और वॉल्स क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। और सिर्फ टॉप सरफेस क्या है, कंडक्टिंग है। उसके बाद है आपके पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड या तो इंसुलेटिंग ब्लॉक, इसको आप बोलते हो इंसुलेटिंग स्टैंड और इंसुलेटिंग ब्लॉक। फिर आपके पास एक है सिलेंडर विथ पिस्टन अरेंजमेंट। ये आपके पास आ गया सिलेंडर विथ पिस्टन अरेंजमेंट। इसमें उल्टा है, इसमें जो बॉटम सरफेस है वो कंडक्टिंग है, और जो साइड वॉल्स है और जो पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग है। और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो दैट इज द बेसिक आइडिया हियर, ऐसा है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, तो ये है आपके पास सोर्स। क्या है ये, सोर्स। इसको क्या नाम है, हॉट रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है TH या फिर T1, कहीं पे T1 बोलेंगे, कहीं पे TH बोलेंगे। इसको क्या नाम देते हो, सोर्स। ये सोर्स ऑफ हीट है, मतलब इसमें से तुम कितना भी हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर कभी कम नहीं होगा। नो मैटर हाउ मच हीट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, यू कैन एक्सट्रैक्ट, द टेम्परेचर विल नेवर फॉल डाउन। इट रिमेन्स एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर। it remains at constant higher temperature irrespective of how much amount of heat you are extracting from it. It remains at constant higher temperature. ये कौन है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर को डिनोट करते हो TC से या फिर T2 से। इसको क्या बोलते हो, सिंक है। सिंक मतलब तुम इसको जितना चाहे उतना हीट दे दो, इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला। इट इज एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। घर में भी होता है सिंक, वाटर सिंक, तुम टैप खोल के रख दो, डालो कितना पानी डालना है, पूरा का पूरा पानी क्या करता है, ड्रेन करता है। फिर सिंक नाम वहां से आया, जितना चाहो उतना हीट दे दो, क्या करेगा, ड्रेन कर लेगा। यहाँ पे क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द इंजन, पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल वेपर प्लस एयर, राइट। तो अब मैं तीनों इंजन को कंपैरिजन में बताने वाला हूँ, तीनों इंजन। और आपके नोट्स में और आपके टेक्स्ट बुक में तीनों का लोकेशन अलग अलग है। पहले एक डिस्कस किया, फिर दूसरा डिस्कस किया, फिर आखिरी में तीसरा किया। हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों इंजन दे डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, ओनली डिफरेंट लाइज इन द स्ट्रोक्स। सिर्फ साइक्लिक तो है ही, सिर्फ साइकिल का पहला पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है, तीसरा कौन सा हो रहा है, डिफरेंस इतने में ही है। तो तीनों ही केसेस में आपको एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। In all the three cases, you will have PV diagram. तो सबसे पहला इंजन जो आप डिस्कस करते हो वो कौन सा था, जनरल हीट इंजन, है ना। सिर्फ हीट इंजन का जनरल थ्योरी था और उसमें बता दिया ऐसा ऐसा होगा, चार साइकिल के चार पार्ट्स बता दिए, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहला था जनरल हीट इंजन।
और जनरल हीट इंजन समझने के लिए, चारों स्ट्रोक समझने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। सिंपल है। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि तुम इसको उठा के यहाँ रख देते हो हॉट रिजर्वायर पे। अब हर एक केस में ऐसा ही होने वाला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल हीट इंजन का जो थ्योरी है उसमें हम लोग जब वर्किंग सब्सटेंस को हॉट रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो पिस्टन को मूव नहीं करते हैं। पिस्टन को मूव नहीं करते हैं मतलब वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रोसेस है आइसोकोरिक, रिमेंबर। और हीट इंजन का काम क्या था, क्या रोल था उसका? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, बराबर। हीट को किस में कन्वर्ट करना? वर्क में। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए पहले हीट होना चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस लोअर टेम्परेचर पे होता है और रिजर्वायर हायर टेम्परेचर पे होता है। हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, तो तुमने जैसे इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो इसका जो पहला पार्ट अगर आप देखोगे, ये पहला पार्ट जो होगा ये हीट एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? हीट एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। दिस इज हीट एब्जॉर्प्शन, ए टू बी। जनरल हीट इंजन, दिस इज हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक। दिख रहा है क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम में? दिख रहा है। वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, मतलब पिस्टन को मूव होने दिया तुमने नहीं। उसके बाद आप इसको उठा के रखते हो, इसको उठा के रखते हो आप यहाँ पे। अब होता है वर्क डन। अब पिस्टन मूव होता है ऊपर, राइट, करेक्ट। यहाँ होता है वर्क डन। अब देखो, बेसिकली द आइडिया इज नॉट दैट, मैं ऐसे बता रहा हूँ 3 इंजन है तो एक्चुअली ऐसा है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ हीट इंजन है उसमें ये इंसुलेटिंग ब्लॉक है ही नहीं। इन द जनरल थ्योरी ऑफ हीट इंजन ये ब्लॉक यहाँ पे है ही नहीं। दैट इज द आइडिया। तो मैंने पहले ही बताया था कि हर एक पार्ट तुमको, हर एक चीज तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जनरल हीट इंजन में ये पार्ट यहाँ से मिसिंग है। जनरल हीट इंजन की बात कर रहा हूं मैं, दिस पार्ट इज नॉट देयर एट ऑल। अभी क्या किया तुमने? पहले क्या किया तुमने? इसको उठा के रख दिया। तो पहले क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। हीट एब्जॉर्ब हुआ। कब तक एब्जॉर्ब हुआ? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, राइट, करेक्ट। और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो आइसोकोरिक था। अब क्या हो रहा है? अब ये पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, राइट, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जितना भी हीट सोर्स से एब्जॉर्ब होगा उतना का उतना क्या होगा? वर्क होगा। मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है स्ट्रोक का, ये है वर्क डन बाय द गैस। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन जब बाय द गैस होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। मैंने कल ही बताया था, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव सिंस फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो पिस्टन इज मूविंग अप। यही तो आउटपुट वर्क है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जाएगा वो इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ऊपर जाएगा तो ये शाफ्ट मूव होगा। तो दिस इज वर्क आउटपुट का पार्ट। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद इसको उठा के कहाँ रखते हो? इसको उठा के लेके जाते डायरेक्ट कहाँ पे? सिंक पे। कहाँ पे? सिंक पे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हीट इंजन में SLOT एप्लीकेबल है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। तो 100 जूल एब्जॉर्ब किया था, 80 जूल वर्क हो गया, 20 बच गया, तो वो हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा सिंक को। सिंक को रिजेक्ट करना पड़ेगा मतलब आपने क्या किया? सिर्फ उठा के रख दिया। पिस्टन को मूव तुम कर नहीं रहे हो, पिस्टन को तुम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हो। तो वापस से क्या है? ये वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये जो पार्ट आ गया ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो द सिस्टम विल गो फ्रॉम सम स्टेट C to D। दिस इज पार्ट ऑफ हीट रिजेक्शन। हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द सिंक। स्टार्ट हुआ था एक वॉल्यूम से, फिर हो गया एक्सपांड, फिर गया सिंक पे। वॉल्यूम चेंज किया तुमने? नहीं किया। लेकिन ये सारे के सारे हीट इंजन दे वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेसेस। मतलब वॉल्यूम यू हैव टू टेक बैक टू ओरिजिनल। आपने जब सोर्स पे रखा, पहले तो विदाउट चेंज इन वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब हुआ, फिर हीट एब्जॉर्ब हुआ और वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर तुमने उठा के सिंक पे रख दिया विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, विदाउट प्रेसिंग द पिस्टन डाउन। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम
वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस इज एट हायर टेम्परेचर। लेकिन वॉल्यूम तुमने वापस से इनिशियल किया क्या? नहीं। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना, तो वापस इनिशियल वॉल्यूम करने के लिए क्या करोगे? इस पिस्टन को कहाँ मूव करोगे? नीचे मूव करोगे, लेकिन आइसोथर्मली, क्योंकि जो वर्क डन तुम कर रहे हो वो हीट जनरेट कर रहा है। वो हीट किसको जा रहा है? सिंक को जा रहा है। तो दैट मेक्स अप द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, दैट इज कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन है? आइसोथर्मल। इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि यहाँ पे गैस पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। ये हो गया आपका जनरल हीट इंजन का पीवी डायग्राम, साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद है कार्नोट। कार्नोट हीट इंजन, ये थ्योरेटिकल हीट इंजन है, ये मैक्सिमम इफिशिएंसी वाला इंजन है, ये प्रैक्टिकल हीट इंजन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ 4 स्ट्रोक। इसके 4 स्ट्रोक थे, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। दोनों आइसोकोरिक में एक हीट एब्जॉर्प्शन है, एक हीट रिजेक्शन है। दो आइसोथर्मल में एक वर्क डन बाय द गैस है, एक वर्क डन ऑन द गैस है, मतलब एक एक्सपांशन है, एक कंप्रेशन है। कार्नोट हीट इंजन में ये वाला पार्ट भी हमारे काम का है, इंसुलेटिंग ब्लॉक। अब उसमें होता क्या है? सबसे पहले आप इसको उठा के यहां रखते हो, यू अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम hot reservoir to the working substance, क्योंकि hot reservoir is at higher temperature, but this time you also allow the piston to go up simultaneously। मतलब जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हुआ। वर्क में कन्वर्ट होना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना और प्रेशर डिक्रीज होना, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल। तो पहला पार्ट क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। यहाँ पे पहला पार्ट क्या था? आइसोकोरिक। वहां पे पहला पार्ट क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो इसको याद रखना है तो मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ। ये ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट का लोकेशन भी अलग है, वहां पे ए पॉइंट था, यहाँ पे ये ए पॉइंट इधर है। इसका ट्रिक है, ट्रिक एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एग्जाम में लिखना क्या होता है? वो कि डायग्राम ड्रॉ कर दो, पीवी डायग्राम बता दो, बोल दो कि 4 पार्ट्स है इसके। इट वर्क्स इन 4 स्टेजेस, एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो पहले स्ट्रोक में हमने रख दिया था वर्किंग सब्सटेंस को इन कांटेक्ट विद रिजर्वायर, रिजर्वायर इज एट हायर टेम्परेचर, working substance at lower temperature, heat flows from hot reservoir to working substance, and simultaneously the piston is being pushed up, बराबर। तो वर्क डन भी हो रहा है साथ साथ में, बराबर, लेकिन आइसोथर्मल है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद तुम इसको रख देते हो यहाँ पे, इंसुलेटिंग ब्लॉक। हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड नाउ, बट द पिस्टन इज स्टिल मूविंग अप। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, बट दिस टाइम हीट इज नॉट अलाउड टू बी एक्सचेंज। एडियाबैटिक क्या होगा? एडियाबैटिक। दिस इज वेयर यू विल सी, ये आ गया एडियाबैटिक एक्सपांशन फ्रॉम बी टू सी। ये आइसोथर्मल था, ये एडियाबैटिक है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, एई। और ये था आपके पास आईई, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्योंकि आइसोथर्मल था तो पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर क्या है? सेम है। कितना है? T1 है। कितना है? T1 है। T1 मतलब TH, सॉरी, कितना टेम्परेचर है? T1 मतलब TH, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है पूरी लाइन पे। यहाँ तक क्लियर? गुड। फिर एडियाबैटिक हुआ। एडियाबैटिक में हीट तुमने बाहर से लिया नहीं, लेकिन वर्क तो फिर भी किया। तो गैस ने, मतलब वर्किंग सिस्टम ने खुद का एनर्जी यूज कर लिया किसमें? वर्क करने में। तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आते आते टेम्परेचर कितना पहुंच गया? TC पहुंच गया, T2 तक पहुंच गया। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद तुम करते क्या हो? उसके बाद तुम इसको उठाते हो, यहाँ रख देते हो, बराबर, क्योंकि जो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। साइक्लिक है, साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होना ही चाहिए। मतलब जिस अमाउंट ऑफ हीट से वर्किंग सब्सटेंस ने स्टार्ट किया था, जिस टेम्परेचर से वर्किंग सब्सटेंस ने स्टार्ट किया था, उसको वापस वहां पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सेकंड साइकिल जा नहीं सकते, क्योंकि साइक्लिक होगा ही नहीं, आधे में रुक गया है।
अटक गया इंजन बीच में, तो हीट जो तुमने एब्जॉर्ब किया, वर्क कर लिया तुमने, पूरा का पूरा कन्वर्ट तो हुआ नहीं, तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ लाओगे और इसको कंप्रेस करोगे। सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, वॉल्यूम की भी बात है। यहाँ पे जिस वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ था उसके बाद पिस्टन ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर ऊपर ऊपर, वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। तो वॉल्यूम सेम लाने के लिए वापस क्या करोगे, पिस्टन को डाउन मतलब कंप्रेस करोगे। और यहाँ पे जब तुम कंप्रेस करते हो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये आ जाता है ऐसा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम सी टू डी, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल बोल रहे हो मतलब पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर क्या है, सेम है। कितना है, कितना है, टीसी और टी2। ये तो कुछ गलत ही है, हाँ ठीक है, अभी सही है, बराबर, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसको यहाँ लाए और अभी नीचे प्रेस करते जा रहे हो। जब तक इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं होता, क्या करोगे, इसको नीचे प्रेस करोगे, मतलब कंप्रेशन करोगे। लेकिन कंप्रेशन कौन सा हो गया, एडियाबैटिक। तो ये आ गया आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये आ गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, एसी। यहाँ तक क्लियर, राइट। सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया है स्टेट बोर्ड क्लासेस में, तो हर एक स्ट्रोक का वर्क डन अब तो पता ही है ना। मैंने स्टार्ट वहां से क्यों किया फिर, क्योंकि आइसोथर्मल में निकाला क्या वर्क डन, नहीं निकाला, एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है उस पर वॉल्यूम कितना है, V2, ए पे कितना है, V1, तो एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन का वर्क डन नहीं फाइंड किया तुमने, किया फाइंड, हाँ किया नहीं, 1/1 माइनस गामा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, तो मिल जाएगा। फिर वापस से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तुमको आइसोथर्मल का वर्क डन पता है, फिर एडियाबैटिक है तुमको पता है, तो चारों वर्क डन मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। अभी कार्नोट साइकिल में, कार्नोट हीट इंजन में तुम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हो, उसके लिए पहले हमको समझना चाहिए व्हाट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम मतलब यही सब तुम शॉर्टकट में बता रहे हो। एनर्जी फ्लो डायग्राम में तुमने एक जगह से हीट लिया, वर्क किया और दूसरी जगह पे हीट रिजेक्ट कर दिया। तो जहां से तुमने हीट लिया उसको तुम बोलते हो हॉट रिजर्वायर, और जहां पे तुमने हीट दिया उसको तुम बोलते हो कोल्ड रिजर्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी एक, किसी भी एक को नाम दे दो, इसको बोल दो हॉट रिजर्वायर। मतलब कौन है ये, सोर्स है, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, TH, हॉट है तो हायर टेम्परेचर है। ये कौन है, सिंक है, इसका टेम्परेचर होता है TC। फिर हम लोग यहाँ दिखाते हैं हीट पाइपलाइन, क्या दिखाते हैं, हीट पाइपलाइन। जैसे घर में पाइपलाइन में से पानी फ्लो होता है, यहाँ पे कौन फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है, इसको क्या बोलते हो, हीट पाइपलाइन। क्या बोलते हो इसको, हीट पाइपलाइन। हीट पाइपलाइन ड्रॉ करते वक्त केयरफुल रहना, क्योंकि उल्टा डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, चांसेस है उल्टा, मैंने उल्टा दिखाया है जानबूझ के। तो डू नॉट मेक अ मिस्टेक, डू नॉट मेक अ मिस्टेक, उल्टा करना नहीं, उल्टा बिल्कुल करना नहीं। तो ऐसा है, हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हो, कहां से करते हो जल्दी बताओ, सोर्स से। कितना करते हो, QH। उसमें से एक पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, वर्क में। बाकी कहाँ जाता है, सिंक को। कितना जाता है सिंक को, QC। वर्क होता है W, और वर्क क्या है, आउटपुट है, इसलिए बाहर की तरफ है, राइट। तो यहां से इक्वेशन बन गया आपका, सिंपल सिंपल। क्या दिख रहा है तुमको, QH क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और क्या कर रहा है, QC। तो यहाँ से वर्क डन क्या मिल जाएगा, QH माइनस QC। फिर आप डिफाइन करते हो एक पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। इनपुट हीट कितना था, QH। ये क्या है, QH माइनस QC बाय QH इज 1 माइनस QC बाय QH। लेकिन जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर, तो QC की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, TC, और QH की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, TH। ये आ गया एफिशिएंसी।
ऑफ अ कार्नोट साइकिल, बराबर। रह गया स्टर्लिंग साइकिल, तो स्टर्लिंग साइकिल तुम खुद करोगे, अब उसमें भी 4 ही स्ट्रोक है, तो वो आप खुद से रिवाइज करोगे। नाउ लेट अस स्टर्लिंग साइकिल मतलब स्टर्लिंग हीट इंजन मतलब आपके नोट्स का आखिरी पेज, हाँ आखिरी पेज पे वो आखिरी में वो भी घर पे आके पढ़ लेना, और थोड़ा करेक्शंस भी है उसमें। मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि कुछ गलत लिखा हुआ है, तो फिर वो थ्योरी क्लासेस में स्टेट बोर्ड के लेक्चर में जाना और आखिरी लेक्चर देखना और उसको करेक्ट करना। मैंने बताया था वो 4 जो स्ट्रोक है ना गलत लिखे हुए हैं, मैंने बताया है वो, तो करेक्ट कर लेना वो। तो अब एनीवेज नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। तो हीट पंप, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप या एसी, ये सारे के सारे हीट इंजन के उल्टे होते हैं। हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट हायर टेम्परेचर रीजन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और लोअर टेम्परेचर रीजन को रिजेक्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स और एयर कंडीशनर्स ये उल्टा काम करते हैं। इसका मतलब इनकी थर्मोडायनेमिक साइकिल उल्टी है, मतलब डायग्राम यही है, सिर्फ उल्टे उल्टे फ्लो में है ये, राइट। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। तो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में होता क्या है, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में होता ये है, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन एंड रिजेक्टेड टू हॉटर रीजन। फॉर एग्जांपल अभी एसी अगर चालू किया तो क्या करेगा, अंदर का जो चेंबर है रूम, वो तो ऑलरेडी थोड़ा ठंडा है ना कंपेयर टू आउटसाइड, फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर हीट को थ्रो करेगा। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, फ्रिज के अंदर के चेंबर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ रिलीज करेगा, बाहर रिलीज करेगा। तो रिमेंबर, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग in which heat is extracted from colder region and rejected to hotter region. Naturally ऐसा होता नहीं है, naturally heat flows from higher temperature to lower temperature। तुम बोल रहे हो उल्टा करना है, तो बिना वर्क के होगा नहीं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वहां पे था वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ है वर्क इज डन। इसका मतलब मैं स्टार्ट ही करूंगा एनर्जी फ्लो डायग्राम से, क्योंकि एनर्जी फ्लो डायग्राम विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तुमको हीट एक्सट्रैक्ट कहां से करना है, कोल्डर रीजन से। कोल्डर रीजन मतलब सिंक जैसा, कोल्ड चेंबर, फ्रिज के अंदर का चेंबर। तो इसको तुमको हीट निकालना है, और हीट निकाल के कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है बताओ। अरे ऊपर मतलब कहाँ, हॉट रीजन में। हॉट रीजन में ये कौन है, ये कौन है, सिंक मतलब कौन है, कोल्ड रीजन है। ये कौन है, हॉट रीजन है। तो हीट तुमको कहां से एक्सट्रैक्ट करना है, कहां से करना है, कोल्ड रीजन से करना है। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट नहीं होता है, वर्क यहाँ पे होता है इनपुट। तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली हीट डू नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, इसलिए वर्क करके तुम हीट एक्सट्रैक्ट करते हो यहाँ पे। और ये वर्क और हीट मिला के किसको दे देते हो, किसको देते हो, किसको देते हो, हाँ हॉट रीजन को देते हो। तो हो गया, दैट इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रेफ्रिजरेटर। वह तो बोला ना उल्टा है ये। अब अगर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है या स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, तो स्कीमेटिक में है क्या बेसिकली, ऐसा हमने एक पहले दिखा दिया बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमने कर दिए 2 पार्ट्स। एक पार्ट है कोल्ड रीजन और एक पार्ट है हॉट रीजन। हीट तुमको कहां से निकालना है, कोल्ड से, और कहां रिजेक्ट करना है, हॉट में। ये प्रोसेस अपने आप होता नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक फ्लूइड यूज करते हैं जिसको बोलते हो रेफ्रिजरेंट। तो ये होता है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, मैं फ्लूइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आधे स्टेज में गैस है, आधे स्टेज में लिक्विड है। तो हम यहाँ पे फेज चेंज की हेल्प लेते हैं। तो the process of extraction of heat from cold region to hot region is done with the help of a fluid known as refrigerant, right? Correct. And this process of extracting heat from cold region to hot region is done with the help of phase change. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को बैक टू गैस में कन्वर्ट करना।
और यहाँ पे हम जो ये रेफ्रिजरेंट होता है ये दोनों ही रीजन में पास करते हैं, हॉट में भी पास करते हैं, कोल्ड में भी पास करते हैं थ्रू अ ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, इस ट्यूब का नाम है, इसको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब। इस कूलिंग ट्यूब में क्या रन कर रहा है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट रन कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर? फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा मतलब गैस का लिक्विड, लिक्विड का गैस। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर रिलीज करना है, प्रेशर आपको डिक्रीज करते रहना पड़ेगा, राइट? प्रेशर डिक्रीज करना, उसके लिए एक्सपेंशन वॉल्व यूज होता है। फिर अगर आपको गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कंप्रेसर यूज होता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर के पीछे कंप्रेसर होता है। घर में रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेसर नहीं है, वो हो गया तुम्हारा काम। एसी है, कंप्रेसर नहीं है। एसी का कंप्रेसर बाहर लगा के रखते हो तुम, हाँ, क्योंकि डिफरेंस है ना। एसी बड़े चेंबर को कूल करता है और रेफ्रिजरेटर छोटे एरियाज को कूल करता है, तो कंप्रेसर वहां पे ज्यादा पावरफुल लगता है एसी में। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? तो दिस फेज चेंज कैन बी डन बाय successively decreasing pressure and increasing pressure. When you decrease pressure, you are converting liquid to gas. When you are increasing pressure, you are converting gas back to liquid. ये उसका स्कीमेटिक है। अब थोड़ा डिटेल देखेंगे। अब डिटेल में ऐसा है, हमारे पास एक चेंबर है, कोल्ड चेंबर। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट, बॉक्स होता है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर का बॉक्स, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा रखते हो। और याद रखना, उसमें आपको करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि इस बॉक्स का टेम्परेचर हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखना होता है। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, इसको बोलते हो रेफ्रिजरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रीजन and maintaining the temperature of the cold region below the ambient temperature is called as refrigeration and also known as artificial cooling. हो गया डेफिनेशन रेडी। इसके बाद क्या करोगे? उसका डायग्राम दिखाओगे। डायग्राम इजी है, मैंने क्या बताया? क्या होता है यहाँ पे? ट्यूब होता है। क्या बोलते हैं उसको? कूलिंग ट्यूब। क्या होता है? ट्यूब होता है। तो क्या बोलते हो? कूलिंग ट्यूब। इस कूलिंग ट्यूब का कुछ पार्ट कहाँ होता है? इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। सम पार्ट इज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। Okay, so some part of the cooling tube is inside the refrigerator, some part, and some part is also outside. वो भी दिखाएंगे हम लोग, that will also show. Okay, so just a minute. Good. Fine. Something like this. अभी समझ लेना कि क्या है यहाँ पे। You will understand what is happening here. ये कूलिंग ट्यूब है, इसमें कंटिन्यूअसली कौन फ्लो होगा? रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। रेफ्रिजरेंट को तुमको कन्वर्ट करते रहना है। किस में कन्वर्ट करना है? गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज होगा? कंप्रेसर। ये क्या करेगा? गैस को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, बराबर। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा? एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व का काम क्या है? प्रेशर को रिलीज करना। एक्सपांशन वॉल्व, तो ये क्या है? एक्सपांशन वॉल्व है। क्या है वो? एक्सपांशन वॉल्व है। इसका काम क्या है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का, राइट। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस ये है, होता ये है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। होता ये है कि सबसे पहले रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पासेस थ्रू एक्सपांशन वॉल्व। सडनली प्रेशर रिलीज होता है, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दे आर बेसिकली डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। तो जब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होता है, गैस खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होता है, तो टेम्परेचर उसका हो जाएगा कम, तो गैस बन जाएगा कोल्ड गैस। क्या बनेगा? कोल्ड गैस विल बी सेंट इनसाइड, बराबर।
जब कोल्ड गैस अंदर जाएगा तो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रूट होगा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी, उससे भी कम टेम्परेचर है किसका, रेफ्रिजरेंट का। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, तो जो रेफ्रिजरेटर चेंबर के अंदर चीजें रखी है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, रेफ्रिजरेंट का कम है, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा, मतलब उस मटेरियल से, सब्सटेंस से रेफ्रिजरेंट के पास, राइट, करेक्ट। तो वो हीट लेके रेफ्रिजरेंट कहाँ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बराबर। अब बाहर आ गया तो जो हीट लेके आया उसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने के लिए कंप्रेसर कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे तो हीट बाहर थ्रो होगा। एक फायदा हो गया, हीट थ्रो हो गया। दूसरा हो गया, कंप्रेस करने गए तो कन्वर्जन हो गया किसका, गैस का, किसमें, किसमें, लिक्विड में। तो यहाँ पे बन गया वो लिक्विड, और ये लिक्विड फिर यहां से तुम रन करते हो वापस किसको देते हो, एक्सपांशन वॉल को, और ये लिक्विड हायर टेम्परेचर पे है, फिर वापस से प्रेशर रिलीज हुआ, एक्सपांशन वॉल में एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ तो कूल हो गया, कोल्ड गैस वापस जाएगा अंदर, फिर वहां का हीट लेके आएगा बाहर, ऐसा चलता रहेगा। जैसे तुमने हीट इंजन के केस में डिफाइन किया था एफिशिएंसी, यहाँ डिफाइन करते हो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बराबर। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग मैंने आपको बताया था स्टेट बोर्ड क्लासेस में, मैंने आपको लिख के भी दिया था कि ये फॉलो मत करना नोट्स के, क्योंकि नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, गलत नहीं है बट अलग तरीके से लिखा है, क्लियर। तो दैट इज द एंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।